खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत। चारण खाद्य श्रृंखला में सजीव उत्पादक पादप प्राथमिक स्रोत होते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला में कार्बनिक पदार्थ के विघटन करना अपरद प्राथमिक स्रोत होता है ऊर्जा का। चारण खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव शाकाहारी होते हैं। सजीव उत्पादक उपभोग। अपरद खाद्य श्रृंखला में विघटक मध्य कार्बनिक पदार्थ को तोड़ना होता है। मध्यवर्ती उपभोक्ता। चारण खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी मध्यवर्ती शाकाहारियों को भोजन ग्रहण करते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला में मध्यवर्ती उपभोक्ता डेट्रीवोरस अपरद का सेवन करते हैं। कुछ हानिकारक पदार्थ केचुए कनखजूरा और वुडलाइम। ऊर्जा प्रवाह। चारण खाद्य श्रृंखला में प्रत्यक्ष उपभोग मार्ग। अपरद खाद्य श्रृंखला में क्षय के माध्यम से अप्रत्यक्ष उपभोग मार्ग। उदाहरण के लिए चारण खाद्य श्रृंखला में घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डा खाया मेढक ने, मेढक खाया सांप ने। डाइटम्स को क्रस्टेशियंस ने खाया। क्रस्टेशियंस में krill झींगे, लॉबस्टर केकड़े, बार्नाकल कोपेपॉड्स और हेरिंग कोपेपॉड्स, इन सबको हेरिंग्स ने छोटी मछली खाती है। अपरद खाद्य श्रृंखला में गिरे हुए पत्ते, इनको केंचुए ने खाया, केंचुए को पक्षी ने खाया। पृथ्वी पर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला अधिक प्रभावी होती है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला अधिक प्रभावी होती है। मधुमक्खियाँ अन्य मधुमक्खियों को अपने भोजन के स्रोत की दिशा में और दूरी बताने के लिए एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं। खाद्य जाल फूड वेब। खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों का बीच भोजन संबंधों के जटिल नेटवर्क जो कई परस्पर जुड़े खाद्य श्रृंखलाओं को दर्शाते हैं। खाद्य जाल में जैविक अंतरक्रिया के प्रकार। सहजीविता म्यूटेशन परस्पर क्रिया से दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खियाँ परागण करने वाले फूलों से अमृत और पराग दोनों प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए क्लाउनफिश, समुद्री एनीमोस, पारस्परिक सुरक्षा। उदाहरण के लाइकेन, कवक और शैवाल, पारस्परिक संबंध। सहभोजिता कमेंसलिज्म। एक प्रजाति लाभान्वित होती है, दूसरी अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए बर्नाकल वेल से जोड़े जाते हैं। बर्नाकल प्रभावित होते हैं, वेल अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण, वृक्ष की शाखाओं पर उगने वाले परपोषी पादपों से पादप को लाभ होता है, वृक्ष अप्रभावी रहते हैं। तीसरा उदाहरण, रेमोरा शार्क पर सवारी करते हैं, रेमोरा को सुरक्षा मिलती है, शार्क अप्रभावित रहते हैं। परजीविता पैरासाइटिज्म एक प्रजाति को दूसरे की कीमत पर लाभ होता है। उदाहरण के लिए पिस्सू टिक कुत्ते का नाखून पीते हैं, इससे पिस्सू को लाभ होता है। इससे पिस्सू को लाभ होता है और कुत्ते को हानि होती है। पशुओं की आंतों में रहने वाले टेपवर्म, फीता कृमि से टेपवर्म को लाभ, मेजबान पशुओं को हानि। मच्छर मनुष्य का खून पीते हैं, मच्छरों को लाभ होता है, मनुष्य के बीमारियां के रूप में नुकसान होता है। परभक्षण प्रीडेशन एक प्रजाति दूसरे को शिकार करके उसे भोजन के रूप में ग्रहण करती है।
उदाहरण के लिए शेर जेबरा का शिकार करता है और उसे खा जाता है। सांप चूहे को पकड़कर खाता है। चील नदी में मछली का शिकार करती है। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन सीमित संसाधन को साझा करने से दोनों प्रजातियां नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। सवाना के शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते करते शेर और लकड़बग्घे जंगल में पादप सूर्य की रोशनी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। पक्षी एक पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सहभोजता एमेंसिलिज्म एक प्रजाति को नुकसान होता है तथा दूसरी अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए काले अखरोट के वृक्ष विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं जो आसपास के पादपों के विकास को रोकते हैं। दूसरा उदाहरण प्रतिजैविक उत्पादक जीवाणु रहित अन्य हानिकारक जीवों के विकास को रोकते हैं। तीसरा उदाहरण एलोपैथी पादप ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो आसपास के पादपों के विकास को बाधित करते हैं। सुगमता फैसिलिटेशन एक प्रजाति अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को लाभ पहुंचाती है। उदाहरण के लिए नर्स पौधे अंकुरित पादपों को छाया और आश्रय प्रदान करते हैं। मूंगा चट्टानें विविध प्रकार के समुद्री प्रजातियों को आवास प्रदान करती हैं। तीसरा उदाहरण मृत वृक्ष या पादप कंठ फोड़वा और अन्य गुहा घोंसले बनाने वाले पक्षियों के लिए निवास स्थल प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड ये विभिन्न पोषक स्तरों के बीच संबंधों का ग्राफी निरूपण क्षैतिज बार विशिष्ट पोषण स्तरों को दर्शाता है। बार की लंबाई प्रत्येक पोषण स्तर पर जैव भार बायोमास ऊर्जा या कुल संख्या को दर्शाती है। पारिस्थितिकी पिरामिड की श्रेणियाँ कैटेगरीज ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड संख्या पिरामिड ऑफ नंबर्स ये प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर जैसे जैसे पिरामिड के ऊपर की ओर बढ़ते हैं जीवों की संख्या घटती जाती है। संख्या पिरामिड के उदाहरण फाइटोप्लैंक्टन जैसे डायटम्स प्राथमिक उत्पादक हैं। जूप्लैंक्टन शाकाहारी प्राथमिक उत्पादक हैं। छोटी मछलियाँ द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक या मांसाहारी। फिर बड़ी मछलियाँ जैसे गार पाइक तृतीयक उपभोक्ता हैं द्वितीयक मांसाहारी। जैव पिरामिड ऑफ बायोमास यह प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों के कुल बायोमास शुष्क जैव भार को दर्शाता है। आमतौर पर जैसे जैसे पिरामिड में ऊपर की ओर बढ़ते हैं ऊर्जा क्षय के कारण जैव भार बायोमास कम होता जाता है। जैव भार पिरामिड झाड़ी या घास 500 हिरण 100 चीता 10 ऊर्जा या उत्पादकता पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी यह पोषण स्तर के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्यतः पिरामिड में ऊपर की ओर जाने पर ऊर्जा की उपलब्धता कम हो जाती है इसलिए पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर सीधा होता है। 100% प्राथमिक उत्पादक फिर 10% प्राथमिक उपभोक्ता फिर 1% द्वितीयक उपभोक्ता 0.1% तृतीयक स्तर के उपभोक्ता फिर 0.01% शीर्ष उपभोक्ता। परितंत्र इकोसिस्टम घास भूमि ग्रासलैंड ऊर्जा पिरामिड सीधा अपराइट बनेगा। जैव भार पिरामिड सीधा बनेगा। संख्या पिरामिड सीधा बनेगा। जलीय एक्वेटिक में ऊर्जा पिरामिड सीधा बनेगा। जैव भार पिरामिड उल्टा बनेगा और संख्या पिरामिड सीधा बनेगा। फॉरेस्ट वन परितंत्र में परिस्थिति ऊर्जा पिरामिड सीधा बनेगा। जैव भार पिरामिड सीधा बनेगा और संख्या पिरामिड स्पिंडल के आकार का स्पिंडल शेप बनेगा। परजीवी खाद्य श्रृंखला पैरासाइट फूड चेन परितंत्र में ऊर्जा पिरामिड सीधा बनेगा। जैव भार पिरामिड सीधा बनेगा। संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा। उल्टा जलीय जैव भार पिरामिड इन्वर्टेड एक्वेटिक बायोमास
पिरामिड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड प्रायः उल्टा होता है, क्योंकि पादप प्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन प्राथमिक उत्पादक उनकी उच्च उत्पादन दर के बावजूद उनके तीव्र गति में परिवर्तन के कारण निम्न स्थानीय बायोमास होता है। यह तंतु प्लावक जूप्लांक्टन और मछली जैसे प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता के एक बड़े बायोमास के बनने में सहायता करते हैं। जैसे छोटे उत्पादकों में बड़े उपभोक्ताओं तक कुशल ऊर्जा हस्तांतरण उल्टे पिरामिड की संरचना में योगदान देता है। उल्टा अपरद संख्या पिरामिड, इन्वर्टेड डेट्रिटस पिरामिड ऑफ नंबर्स। अपरद संख्या पिरामिड उल्टा हो सकता है क्योंकि बड़े धीरे धीरे विघटन होने वाले अपरद जैसे गिरे हुए पेड़ संख्या की बड़ी संख्या में छोटे अपरद कारकों का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि अपरद कारकों का बायोमास कम होता है, इसकी संख्या अपरद के बायोमास की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है, जिससे एक उल्टा पिरामिड बन जाता है, जहां थोड़ी बड़ी अपरद वस्तुएं कई छोटे अपघटकों का समर्थन करती हैं। परितंत्र में गैर निम्नीकरणीय प्रदूषकों का संचलन। गैर निम्नीकरणीय प्रदूषक सतत प्रदूषक को अपरद कारकों द्वारा आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए क्लोरीन यदि हाइड्रोकार्बन परफ्लोरोक्लोराइड विशेष रूप से हानिकारक और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। इन प्रदूषकों द्वारा क्रियान्वित प्रमुख प्रक्रियाएं जैव संचयन, जैव आवर्धन जैव संचयन समय के साथ किसी जीव में प्रदूषकों का क्रमिक निर्माण। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर पर प्रदूषक सांद्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि। क्रियाविधि मैकेनिज्म। जैव संवर्धन प्रदूषक तब संचयित होते हैं जब अंतर्ग्रहण की दर उत्सर्जन की दर से अधिक हो जाती है। जैव आवर्धन उच्चतर पोषण स्तर संचित प्रदूषकों के साथ जीवों को ग्रहण करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसका स्तर बढ़ जाता है। पदार्थ या प्रदूषक की विशेषताएं सब्सटेंस कैरेक्टरिस्टिक। जैव संवर्धन कम निम्नीकरण वाले लगातार लंबे समय तक पर्यावरण में विद्यमान रहने वाले प्रदूषक जैसे डीटीटी। जैव आवर्धन लंबी जैविक आयु, अर्धायु, वसा में घुलनशील और जल में अघुलनशील जैसे डीटीटी प्रमुख उदाहरण में। जैव संचयन का उदाहरण मछली में पारे का संचयन। जैव आवर्धन का उदाहरण छोटी मछलियों से लेकर बड़ी शिकारी मछलियों तथा मनुष्यों तक पारे की सांद्रता में वृद्धि। जीव का प्रभाव इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेन। जैव संचयन का प्रभाव अलग अलग जीवों को प्रभावित करता है, जिससे संभावित विषाक्तता या स्वास्थ्य समस्या पैदा होती है। जैव आवर्धन उच्च पोषण स्तरों का प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। प्रक्रिया प्रोसेस। जैव संचयन एक जीव के भीतर उसके पूरे जीवन काल में जैव आवर्धन शिकार संबंधों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में पोषक तत्व चक्रण। जैव भू रासायनिक चक्र पृथ्वी के जीवित जैविक और निर्जीव अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों तथा अन्य तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जल का जलीय आवागमन पोषक तत्व चक्रण कहलाता है। पोषक चक्रण के प्रकार। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल प्रतिस्थापन की गति के आधार पर पोषक चक्र को पूर्ण और अपूर्ण प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित पूर्ण पोषण चक्र। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल पोषक तत्वों की पूर्ति उतनी ही तीव्र गति से होती है जितनी तीव्र गति से इसका उपयोग किया जाता है।
गैसीय चक्र जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र तीव्र पोषक प्रतिस्थापन के साथ आमतौर पर परिपूर्ण होते हैं। अपूर्ण पोषण चक्र इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक तत्वों का उपयोग जितनी तीव्र गति से किया जाता है उतनी तीव्रता से प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, जो प्राय अवसादी चक्र से जुड़ा होता है। कुछ पोषक तत्व तलछट में दब जाते हैं और अस्थायी रूप से अनुपलब्ध होते हैं। गैसीय चक्र गैसियस साइकिल, इस चक्र में वायुमंडल या जलमंडल जलाशय के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और मीथेन चक्र आदि शामिल है। अवसादी चक्र सेडिमेंटल साइकिल, पृथ्वी की ऊपर पट्टी अवसादी चक्रों के लिए भंडार के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम चक्र शामिल है। समृद्ध मृदा का भ्रम, उष्णकटिबंधीय वर्षावन हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी मृदा आश्चर्यजनक रूप से कम उपजाऊ होती है। अधिकांश पोषक तत्व भूमि में संग्रहित रहते हैं, बल्कि जीवित पेड़ों में पाए जाते हैं। माइकोराइजल कवक तेज पुनर्चक्रण की तरह कार्य करते हैं। ये गिरी हुई पत्तियों के पोषक तत्व सीधे जड़ों तक पहुंचाते हैं। इससे पहले कि भारी वर्षा उन्हें बहा ले जाए, वनों के काटे जाने से यह छोटा पोषक चक्र टूट जाता है, छिपा हुआ पोषण भंडार खो जाता है और वनों का पुनर्जनन बहुत धीमा हो जाता है। कार्बन चक्र, इसमें वायुमंडल जीवों के बीच आदान प्रदान शामिल है। आमतौर पर इसे एक अल्पकालिक चक्र माना जाता है। चक्र के प्रमुख चरणों में शामिल है वायुमंडल में कार्बन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन हरे पादपों और पादक प्लवकों फाइटोप्लैंक्टन में अवशोषित होता है। श्वसन और अपघटन की क्रिया द्वारा कार्बन वायुमंडल में वापस लौट जाता है। कुछ कार्बन दलदली मृदा, जलीय अवसादों या जीवाश्म ईंधन में दीर्घकालिक चक्र में प्रवेश करता है। दीर्घकालिक कार्बन में को निकलने में अधिक समय लग सकता है, जैसे कि दलदली मृदा या जलीय अवसादों में। गहरे महासागरों में कार्बन लाखों वर्षों तक दबा रह सकता है, जब तक कि भूवैज्ञानिक संचरण चट्टानों को समुद्र तल के ऊपर विस्थापित कर दे। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, कार्बनिक यौगिक जो विघटित होने से पूर्व भूमि के नीचे दबे हुए थे, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ये कार्बनिक यौगिक जीवाश्म ईंधन में रूपांतरित हो गए। जलाए जाने पर संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में वापस आ जाता है। कांगो नदी बेसिन में विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय पीटलैंड, जिसमें जीवाश्म ईंधन से होने वाले वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लगभग 3 वर्ष के बराबर का भंडार है, तथा जिसके संभावित विनाश में वैश्विक जलवायु का हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। नाइट्रोजन के स्रोत विद्युत परावैद्युतीकरण, औद्योगिक प्रक्रियाएं, वनाग्नि, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन तथा थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन इत्यादि वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 N2O में योगदान करते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, मृत वनस्पति, जीव जंतु जैसे पशु अपशिष्ट नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को सीधे मृदा में मिलाते हैं। कोयला जलाने में से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड एरोसोल तथा अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। अम्लीय वर्षा नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक अम्ल का एक जटिल मिश्रण। नाइट्रोजन चक्र के चरण में N2 स्थिरीकरण, फिर नाइट्रीकरण,
फिर अमोनीकरण, फिर विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन अर्थात नाइट्रोजन अपचयन एंजाइम वाले सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम आयनों में स्थिर करते हैं। उदाहरण में मुक्त जीवित मृदक बैक्टीरिया जैसे एजिटोबैक्टर, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम तथा कुछ साइनोबैक्टीरिया शामिल हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों व औद्योगिक प्रक्रियाओं और विद्युत द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पादपों में अल्फा चना, तिपतिया घास, मटर, बीन्स, सोयाबीन, मसूर शामिल है। ये पादप वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पादपों के उपयोग योग्य रूपों में परिवर्तित करके मृदा की उर्वरता में सुधार करते हैं। नाइट्रोजनीकरण अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देते हैं। विशेष नाइट्रीफाइड बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर द्वारा अमोनियम आयनों को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में ऑक्सीकृत किया जाता है। नाइट्रेट पादपों द्वारा अवशोषित होते हैं और पत्तियों में अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे अमीनो अम्ल बनता है। अमोनीकरण बैक्टीरिया नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों यूरिया, यूरिक एसिड तथा मृत अवशेषों को अमोनिया या अमोनियम आयनों में परिवर्तित करते हैं। विनाइट्रीकरण नाइट्रेट में मौलिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए यदि विशेष विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस यह नाइट्रोजन वायुमंडल में शामिल हो जाती है और इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र पूरा हो जाता है। ऑक्सीजन चक्र पृथ्वी की वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल में ऑक्सीजन O2 वितरण को नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन के भंडार में वायुमंडल 21% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित, जैविक अणुओं में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित और श्वसन में अवशोषित, जलमंडल जल में घुली ऑक्सीजन जलीय जीवन में सहायक, स्थलमंडल पृथ्वी की प्रपटन में ऑक्सीजन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चक्रित है। प्रवाह प्रक्रियाएं, फ्लो प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण माध्यम, पादप और शैवाल जैसे जीव सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 का उपयोग करके ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। श्वसन में जीव ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ATP और जल का उत्पादन करते हैं। दहन में कार्बनिक पदार्थों के तीव्र ऑक्सीकरण से ऊर्जा, ऊष्मा और CO2 निकलती है। विसरण और विनियमन, डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑक्सीजन जलाशयों के बीच गति करता है तथा चयापचय प्रक्रियाओं में सहायता करता है। आदान प्रदान या विनियमन, एक्सचेंज, वायुमंडल, जैवमंडल, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और श्वसन के दौरान उपभोग या अवशोषण होता है। जलमंडल, स्थलमंडल, जलीय वातावरण में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऑक्सीजन का विनियमन होता है। मानवीय गतिविधियाँ, वनोन्मूलन से ऑक्सीजन उत्पादन कम हो जाता है, जबकि शहरीकरण और उद्योग ऑक्सीजन के क्षरण में योगदान करते हैं। मीथेन CH4 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। अपनी इस क्षमता के बावजूद मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल CO2 की तुलना में कम होता है। मीथेन के प्राकृतिक स्रोत में आर्द्र भूमियाँ, वेटलैंड, हाइपॉक्सिक कम ऑक्सीजन स्थितियों में मेथनोगेंस प्रोकैरियोटिक आर्क बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों के अपरदन के दौरान मीथेन का उत्पादन करते हैं।
आर्द्र भूमियाँ प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन CH4 उत्सर्जन का लगभग 80% योगदान करते हैं। दीमक टर्मिट्स दीमक की आंत में सूक्ष्म जीव पाचन के दौरान अवायवीय किण्वन के माध्यम से मीथेन का उत्पादन करते हैं। समुद्र ओशियंस मीथेन का उत्पादन जैव निम्नलिखित द्वारा होता है। समुद्री जूप्लांक्टन मछली में अवायवीय पाचन अवसाद और जल निकासी क्षेत्रों में मीथेन का उत्पादन। मीथेन हाइड्रेट्स में इसका निर्माण तब होता है जब महासागरों में उच्च दाब और निम्न तापमान के तहत हाइड्रोजन बंधित जल और एवं मीथेन गैस परस्पर क्रिया करते हैं। यह गहरे समुद्री अवसादों में क्रिस्टलीय बर्फ के रूप में पाया जाता है या परमाफ्रॉस्ट में फंसा हुआ ट्रैप्ड होता है। अस्थिरता के जोखिम महासागरों में अम्लीकरण, जलवायु परिवर्तन या मानव जनित हस्तक्षेपों में बड़ी मात्रा में मीथेन की निकल सकता है, जो संभावित रूप से व्यापक सामूहिक विलोपन का कारण बन सकता है। मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत में विश्व स्तर पर कुल CH4 उत्सर्जन का 50 से 65% मानव प्रक्रियाओं से आता है। इसमें महत्वपूर्ण योगदानकर्ता इस प्रकार है, जिसमें कृषि 40%, जीवाश्म ईंधन 35%, अपशिष्ट 20%। विशिष्ट मानवीय स्रोत में लैंडफिल्स में अवायवीय परिस्थितियों में अपशिष्ट के विघटित होने से मीथेन उत्पन्न होती है। अपशिष्ट जल का उपचार, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। यदि उपचार प्रक्रियाओं को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति एनारोबिक स्थितियों में किया जाता है तो मीथेन का उत्पादन होता है। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, प्राकृतिक गैस के उत्पादन, भंडारण, संचरण के दौरान मीथेन गैस उत्सर्जन होती है। इसके अतिरिक्त कोयले के भंडार में फंसी मीथेन कोयला खनन कोल बेड मीथेन के दौरान निकलती है। पशुधन या मवेशी लिवस्टॉक, विभिन्न पशु जैसे मवेशी अपनी पाचन प्रक्रियाओं आंत किण्वन के दौरान मीथेन उत्सर्जित करते हैं। धान के खेत, राइस कल्टीवेशन, जलयुक्त चावल के खेत मीथेन का उत्पादन करते हैं क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जल के नीचे विघटित होते हैं। बायोमास दहन, बायोमास बर्निंग, कार्बनिक पदार्थों के आघूर्ण दहन से मीथेन निकलती है। मानवीय स्रोत से अधिक और प्राकृतिक स्रोत से कम कार्बन, सबसे अधिक मानवीय स्रोत से मीथेन निकलती है, फिर प्राकृतिक स्रोत में आर्द्रभूमि में सर्वाधिक मीथेन, फिर उससे दीमक में मीथेन, फिर उससे महासागर में मीथेन, फिर मीथेन हाइड्रेट से मीथेन। मानवीय स्रोत में सबसे ज़्यादा कृषि से मीथेन, फिर जीवाश्म ईंधन से मीथेन, फिर अपशिष्ट से मीथेन निकलती है। मीथेन सिंक मृदा मीथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया के माध्यम से वायुमंडलीय मीथेन के लिए एक प्रमुख सिंक के रूप में कार्य करती है, जो मीथेन ऑक्सीकरण नामक प्रक्रिया में मीथेन का उपयोग करती है। वायुमंडल से निष्कासन मीथेन की हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH के साथ अभिक्रिया करके इससे CO2 और जलवाष्प में परिवर्तित करके वायुमंडल से निष्कासित कर दिया जाता है। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स वायुमंडल को स्वच्छ करने वाले सिंक का एक रूप है, क्योंकि ये वातावरण में प्रदूषक अणुओं को तोड़कर साफ करते हैं। मीथेन का प्रभाव ये धरातली ओजोन के निर्माण में योगदान देता है, जो एक खतरनाक वायु प्रदूषक है। मीथेन हाइड्रेट्स ग्लोबल वार्मिंग के साथ महत्वपूर्ण मात्रा में मीथेन निष्कासित कर सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। PMOH चक्र प्रकाश संश्लेषण मीथेनोजेन्स और हाइड्रोक्सिल रेडिकल चक्र। PMOH चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कार्बन और मीथेन रूपांतरण की परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण मीथेनोजेनेसिस, हाइड्रोक्सिल रेडिकल और ऑक्सीकरण शामिल है। प्रकाश संश्लेषण कार्बन स्थिरीकरण और बायोमास निर्माण
CO2 का उपयोग वायुमंडलीय और मृदा शोषण सॉइल रेस्पायर्ड CO2 का पादपों द्वारा केल्विन चक्र के माध्यम से ग्लूकोज में स्थिरीकरण किया जाता है। रूपांतरण में ग्लूकोज विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे प्रोटीन, मोनो मोनोटेरपेन्स, वसा, सेलुलोज और जड़ स्रोतों में परिवर्तित हो जाता है। बायोमास की भूमिका CO2 का एक भाग पादपों का बायोमास बन जाता है, कुछ संग्रहित किया जाता है और तथा कुछ प्रकाश संश्लेषण में पुनः उपयोग के लिए वायुमंडल में वापस निष्कासित कर दिया जाता है। मिथेनोजेनेसिस रूमेन किण्वन मवेशियों द्वारा उपयोग पादपों के बायोमास से सेलुलोज को जुगाली करने वाले मवेशियों या पशुओं द्वारा खाया जाता है। अंत में किण्वन मिथेनोजेनिक आर्किया सहित माइक्रोबियल समुदाय सेलुलोज को निम्नलिखित में रूपांतरित करते हैं। लघु श्रृंखला वसायुक्त अम्ल SCFA मवेशियों द्वारा वसा और प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन H2 एक मध्यवर्ती उप उत्पाद है। मीथेन CH4 मुख्य रूप से डकार बर्बिंग के माध्यम से उप उत्पाद के रूप में निष्कासित किया जाता है। हाइड्रोक्सिल रेडिकल ऑक्सीकरण मीथेन ब्रेकडाउन वायुमंडल में छोड़ा गया मीथेन हाइड्रोक्सिल ऑक्सीकरण के माध्यम से हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स OH के साथ अंतरक्रिया करता है, जिससे वह निम्नलिखित तत्वों में टूट जाता है। CO2 प्रकाश संश्लेषण चक्र में पुनः शामिल हो जाता है। जलवाष्प H2O जल चक्र में शामिल हो जाता है तथा उत्तेजित ऑक्सीजन के साथ अंतरक्रिया के माध्यम से वर्षण में योगदान देता है या अधिक हाइड्रोक्सिल रेडिकल प्रदान करता है। पुनरावृत्ति चक्र उत्पादित CO2 H2O PMOH चक्र को पूरा करते हुए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। PMOH चक्र का महत्व कार्बन साइकिल स्थिरीकरण, बायोमास रूपांतरण और मिथेनोजेनेसिस के माध्यम से CO2 का कुशल उपयोग। मीथेन गत्यात्मकता कार्बन चक्र में पशुधन और माइक्रोबियल मेथेनोजेनेसिस की भूमिका। वायुमंडलीय मीथेन विनिमय CH4 के टूटने के लिए एक प्राकृतिक तंत्र के रूप में हाइड्रोक्सिल ऑक्सीकरण इसमें ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करता है। पारिस्थितिकी तंत्र अंतर संबंध, जैविक, वायुमंडलीय और जलीय प्रक्रियाओं का एकीकरण। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस का चट्टानों से नदियों और महासागरों तक फिर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वापस भूपरपट्टी तक जाना शामिल है। फास्फोरस के स्रोत में कार्बन और नाइट्रोजन के विपरीत जो मुख्य रूप से वायुमंडल में आते हैं। फास्फेट चट्टानों में एक खनिज के रूप में होता है। फास्फोरस चक्र के चरण में अपक्षय, कटाव, खनन से फास्फेट निकलते हैं जो नदियों और महासागरों में प्रवेश करते हैं। समुद्र में फास्फेट अघुलनशील निक्षेपों के रूप में महासागरीय मग्न तट पर जमा हो जाते हैं। लाखों वर्षों से भूपरपट्टी प्लेटों समुद्र तल के ऊपर उठती हैं। फास्फेट को क्रस्ट में लाती हैं और चक्र का भू रासायनिक चक्रण दोहराता है। फास्फोरस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जल की गुणवत्ता में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। झीलों में फाइटोप्लैंक्टन के उगने एवं सुपोषण में योगदान देता है। सल्फर चक्र में वायुमंडलीय आयत लल्लू को बोल दे निकाल दे टिल्लू। सल्फर चक्र में वायुमंडलीय आगत अम्लीय वर्षा के रूप में निक्षेप पादपों द्वारा ग्रहण, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरण, उत्सर्जन तथा अपघटन के माध्यम से मृदा जल में वापसी शामिल होती है। सल्फर के स्रोत में सल्फेट, सल्फाइड और कार्बनिक सल्फर के रूप में कार्बनिक कोयला, तेल, पीट और अकार्बनिक में पाइराइट चट्टान, सल्फर चट्टान,
मृदा निक्षेपों में बंद लॉग्ड रहता है। चट्टानों के अपक्षेपण, अपरदनात्मक अपवाह और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा निष्कासित होकर यह लवणीय विलयन में स्थलीय एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में चला जाता है। सल्फर चक्र के चरण, स्टेप्स इन सल्फर साइकिल। वायुमंडलीय आगत, ज्वालामुखी विस्फोट, जीवाश्म ईंधन के दहन, समुद्र की सतह डाईमिथाइल सल्फाइड डीएमएस में सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में और अपघटन द्वारा उत्सर्जित गैसों से सल्फर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। डीएमएस समुद्री शैवाल, पादप और जंतुओं से प्राप्त एक ऑर्गेनो सल्फर यौगिक है जो समुद्री सल्फेट एरोसोल के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। वायुमंडलीय निक्षेप, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्लीय वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर लाया जाता है। पादपों द्वारा ग्रहण, प्लांट अपटेक, वायुमंडलीय निक्षेप या अन्य स्रोतों के रूप में सल्फेट पादपों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के समावेशन चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। खाद्य श्रृंखला स्थानांतरण, अमीनो अम्ल में शामिल सल्फर चरण खाद्य श्रृंखला में से गुजरता है। मृदा और जल वापसी, सजीवों में मौजूद सल्फर मृदा कार्बनिक पादपों के उत्सर्जन अपघटन के माध्यम से मृदा, तालाबों, झीलों एवं समुद्री तल में वापस आ जाता है।